नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आज दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों पर 58 सीटों पर वोट डाले गए। क्या कहता है यहां पर सियासी जमीनी रिपोर्ट में क्या आई है, क्या जमीनी हकीकत है, और आपको साथ ही साथ बताएंगे यहां के लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने किस मुद्दे पर वोट किए है। क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम 58 रिपोर्टरों की टीम आज ग्राउंड जीरो पर थी। तो ग्राउंड जीरो के हालात क्या है, वीआईपी कैंडिडेट क्या कह रहे हैं और लोगों ने किस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर वोटिंग की, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे के लिए आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या अदालत के फैसले पर तक हर पक्ष को हिजाब विवाद पर चुप रहना चाहिए? क्योंकि अदालत ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है और यह मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर सियासत भी काफी हो रही है, लेकिन फैसले तक क्या सबको संयम बरतनी चाहिए? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। और साथ ही साथ आपको बता दें रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। इस पोल का रिजल्ट हम आपको इस कार्यक्रम के इस बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कहां मतदाताओं ने निराश किया, कहां बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं, इन तमाम चीजों की आपको बताएंगी जानकारी। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किन किन जिलों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। सबसे पहले आगरा की बात करेंगे, 60% से ऊपर मतदान रहा। अलीगढ़ की बात करेंगे, 61% उससे ऊपर मतदान रहा, 61.37%। इसी तरह बागपत की बात करेंगे, 62.46% मतदान रहा। यह औसत मतदान है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो 60% से ऊपर मतदान 61% के आसपास रहा है। बुलंदशहर की अगर आप बात करेंगे तो बुलंदशहर में 63.35% मतदान रहा। इसी तरह गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा बात करेंगे तो 57.07% और गाजियाबाद बात करेंगे तो 52.43% मतदान निकलकर सामने आया है। हापुड़ बात करें तो 60.53%, मथुरा 62.90% और मेरठ 61.24% मतदान रहा है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 65.32% और शामली बात करें तो सबसे ज्यादा 69.42% शामली में वोट टर्न आउट हुआ है। जो मुद्दे की बात है, जो पॉइंट की बात है वो ये कि नोएडा और गाजियाबाद शहरों में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहे। इसके मायने क्या है, आखिर क्यों बड़े शहरों में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, इसका पता चलेगा 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन लोगों के बीच किस मुद्दे की गूंज रही जब वो वोट कर रहे थे? आज मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था, हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर थी और लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे थे, विषय क्या रहा पश्चिमी यूपी में, क्या किसानों का मुद्दा रहा, जाटलैंड में क्या गन्ने का मुद्दा रहा, क्या अपराध सुरक्षा पुलिस प्रशासन मुद्दा रहा, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहा, यह सब कुछ हमने जानने की कोशिश की। देखिए हमारी सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोगों की लाइन लग रही है 58 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहले चरण का मतदान जारी है। यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है, मैं जितनी बार सुबह से देख रही हूँ मतदान थोड़ा धीमा था, लेकिन लगातार अब भीड़ आनी शुरू हो गई है। मुस्लिम बहुल इलाका है तो बड़ी तादाद मुस्लिम वोटर्स की है, 95,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। और आप एक बार देखिए कितनी तादाद, बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं यहाँ पर वोट करने। कतार बता रही है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जानती हैं और यहाँ पर लंबी कतार महिलाओं की साफ साफ देखने को मिल रही है। पोलिंग बूथ के अंदर भी काफी महिलाएं हैं जो कि इस वक्त वोट कर रही हैं। कतारें अब धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट करने आ रहे हैं। यूपी के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। जनता जनार्दन ने सभी 58 सीटों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। लोकतंत्र के उत्सव में लोगों ने जमकर भागीदारी ली। बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से गोद में उठाकर अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आए हैं, इसलिए कि ये वोट डालें और ऐसे नेता को चुने जो इनके लिए विकास करे, इनकी तमाम चीजें सुने। किन मुद्दों पर आप वोट डालने आए? ये सफाई वगैरह और यहाँ की परेशानी है जो दूर हो जाए और हमारे कारोबार जो बंद हो गए वो चालू हो जाए और जो समस्याएं हमारी पानी बिजली की जो दूर हो जाए। कृष्ण की नगरी मथुरा में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। अम्मा वोट तुम डाली आई? बहुत बहुत अच्छा किया। क्या है उम्र तुम्हारी? उम्र समझो मेरी 80। अकेले आई हो तुम? वोट डाली आई? सब डाली आई घर वाले। चलो अच्छा किया, सब डाली आए घर वाले। चलो अम्मा अच्छा किया। हाँ वोट डाला और कानून व्यवस्था के लिए शहर का और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हम सब लोगों ने वोट डाला हुआ है। और जय श्री राम योगी जी के वोट डाला आपने? बिल्कुल डाला। हाँ डाला, हमने भी वोट डाल दिया।
क्रांति की धरती मेरठ में भी लोग वोटिंग के लिए लंबी कतारों में लगे रहे। यहाँ लोगों के लिए सुरक्षा और अपराध एक बड़ा मुद्दा था। इतनी लंबी कतार सुबह सुबह लगी हुई है, धुंध है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वोटर्स की कतार आप देखिए, वोटर्स में उत्साह देखिए। और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, ये सरधना सीट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह सुबह महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है। पोलिंग बूथ नंबर 2 पर मौजूद है, जहां पर संगीत सोम भी वोट करने के लिए आने वाले हैं, अतुल प्रधान वोट करने के लिए आने वाले, जो सपा एलडी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते। सड़कों के जाल बिछ गए, 24 घंटे बिजली आ रही है। आप ये सोचिए कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। कैराने की हाई प्रोफाइल सीट पर भी जोरदार वोटिंग हुई। यहाँ भी सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। जब से ये सरकार आई तब सर लोगों को बहुत ज्यादा राहत है और मोस्टली सभी लोग खुश हैं। ये बात एक अफवाह अपोजिशन फैला रहे कि किसान नाखुश है, कोई किसान नाखुश नहीं है, सब खुश है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की धरती अलीगढ़ के लोग भी मतदान को लेकर खासे उत्साहित दिखे। 3 पीढ़ियां एक साथ वोट डालने आई हैं और अलीगढ़ में यहाँ पर लगातार लोग वोट डालकर आ भी रहे हैं, कुछ लोग वोट डालने जा भी रहे हैं। सबसे पहले तो रोजगार है और खाना पीना बढ़िया हो, सस्ता हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो देखिए लोगों की जरूरतें वही रहती हैं, थोड़ी महंगाई कम हो, सस्ता हो, ये बातें अपने मुद्दे रखते हुए अलीगढ़ के लोग। पहले चरण के रण के लिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। देखना होगा कि 58 सीटों पर किसका सियासी गणित सही बैठता है। पश्चिमी यूपी में जीत का झंडा कौन गाड़ता है और कौन बनता है पहले रण का विजेता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुल 8 दंगल होने हैं। पहला दंगल पूरा हो चुका है। 58 सीटों पर ईवीएम में किस्मत नेताओं की कैद हो चुकी है, लेकिन इन 58 सीटों पर 12 सीटें ऐसी थी जहां हाई प्रोफाइल नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इन नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। क्या ये नेता दोबारा वापसी कर पाएंगे जो किस्मत आजमा रहे हैं? क्या ये नेता इस बार का चुनाव जीत पाएंगे? नेताजी क्या कह रहे हैं और नेताजी के मिजाज क्या हैं, आइए देखते हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले चरण में दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कैराना की हाई प्रोफाइल सीट पर हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह ने मतदान किया और अपनी जीत का दावा किया। एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। पिछले 5 साल में आपने सुशासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का, और कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है। अब जो है इस सरकार को अगले 5 वर्ष आप अवसर दें तो निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षाएं अभी बाकी हैं वो अवश्य पूरी होंगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है, हमारी जीत निश्चित है। 17 से पहले हर गली अंधेरी थी, सड़कें अंधेरी थी, गांव में अंधेरा था और शहर के अंदर जनरेटर का धुआं और जनरेटर की आवाज सुनाई देती थी, केवल और केवल। तो अब उजाला ही उजाला है। अब क्या कैमरामैन को रात को घुमाइए, अभी तो पहले चरण का चुनाव चल रहा है, तो पहले चरण में ही इतने अखिलेश जी परेशान हैं, तो अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते तो मुझे लगता है कि इनकी भाषा और खराब होने वाली है। नोएडा सीट से किस्मत आजमा रहे पंकज सिंह ने भी सुबह सुबह मतदान किया। पंकज सिंह ने कहा कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। लगातार इतने सालों तक सपा बसपा की कांग्रेस की सरकारों में भावनाओं को दबाकर उन्होंने रखा हुआ था, तो आज भाजपा की सरकार के आने के बाद लोग अब खुलकर अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, यही अंतर आया है। और उसी बात को जो ऐसे लोग जो हमारे देश में रहकर अगर पाकिस्तान की जय बोलते हों, आतंकवाद के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हों और गुंडागर्दी करके लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हों, ऐसे लोगों की गर्मी दूर करने की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और ये मेरठ की सरथना सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। संगीत सोम ने कहा कि वेस्ट यूपी में फिर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। मैं वोटर से यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो ठगबंधन हुआ इनके बहकावे में ना आए, और जयंत यादव जी को भी ठगने का काम किया अखिलेश यादव ने, उन्हें सबक सिखाना है, क्योंकि 2013 में जो उन्होंने अत्याचार किया उसका बदला जरूर लेना है। 403 में से कितनी सीटें देखते हैं? 403 में से 350 पार करेगी। पहले चरण के रण के बाद बीजेपी के दिग्गज अपनी जीत के साथ साथ पार्टी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन अब जरा अंदाजा लगाइए कि किस मुद्दे की गूंज सबसे ज्यादा हो रही है। ईवीएम में खराबी का मुद्दा। जी हां,
7 चरण का मतदान बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में ईवीएम खराबी का मुद्दा वाला जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है और सवाल विपक्ष ने ही उठाया है। तो क्या ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की शुरुआत है या वाकई ईवीएम को लेकर शिकायत थी और इस पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। कि चुनाव निष्पक्ष हो, इस तरह की रुकावटें ना आए, इस तरह के काम ना हो जिससे लोग अपना वोट न डाल पाए। श्री अखिलेश यादव जी हार का बहाना पहले चरण के मतदान से खोजना शुरू कर दिया। हमारी जो सोशल मीडिया और पार्टियों द्वारा जो की गई शिकायतें हैं, सभी का संज्ञान लिया गया है। यूपी के पहले चरण के मतदान को लेकर जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया, वहीं कई जगहों से ईवीएम की खराबी की खबरें भी सामने आई। ईवीएम में खराबी की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई। पार्टी ने ट्विटर की चिड़िया के जरिए चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई। अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा 73 बूथ नंबर 125 पर मशीन खराब हो गई। चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कृपया निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग से अपील है, साथ ही अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सुबह से बहुत ज्यादा जगह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। ये तैयारी अगर करनी थी तो चुनाव आयोग की तैयारी करनी थी कि चुनाव निष्पक्ष हो, इस तरह की रुकावटें ना आए, इस तरह के काम ना हो जिससे लोग अपना वोट न डाल पाए। अखिलेश के बाद उनके सहयोगी जयंत ने भी ट्वीट कर दिया और कहा कि खराब ईवीएम की शिकायतें आ रही हैं। लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इतने जोर से नहीं, गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं। फिर क्या था, अखिलेश और जयंत के ट्वीट पर स्वतंत्र देव सिंह ने मोर्चा संभाला और पलटवार किया। लिखा, अभी वोटिंग का आधा दिन भी नहीं हुआ है और विपक्ष ने अभी से पूरी हार मान ली है। अपने बूथों पर सन्नाटा देखकर ईवीएम को दोष देना शुरू हो गया है। ईवीएम में खराबी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी दल चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है, सबको शिकायत करने की आजादी है। देखिए, पहले तो किसी राजनीतिक दल को कोई शिकायत है तो आयोग से कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी हार का बहाना पहले चरण के मतदान से खोजना शुरू कर दिया। ईवीएम में खराबी को लेकर जहां राजनीतिक दल ट्विटर पर वार पलटवार में लग गए, वहीं शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि सभी शिकायतों को दूर कर लिया गया है। हम हर तरह से तत्काल निस्तारण हो रहा है, चाहे एनजीआरएस हो, चाहे हमारे सी विजिल के माध्यम से जो सीधे उसका फीड आ जाता है ऑनलाइन माध्यम से, और हमारी जो सोशल मीडिया और पार्टियों द्वारा जो की गई शिकायतें हैं, सभी का संज्ञान लिया गया है और उन पर कार्यवाहियां कराई गई हैं। ईवीएम में खराबी को लेकर जहां अखिलेश और जयंत ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है, वहीं बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दलों को अभी से हार का डर सता रहा है, इसलिए ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। सियासी वार पलटवार के बीच देखना होगा कि 10 मार्च को जनता का फैसला किसके पक्ष में आता है और ईवीएम में खराबी का मुद्दा किसके काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 7 चरण के मतदान बाकी है, लेकिन इससे पहले ईवीएम की खराबी का मुद्दा उठ गया, लेकिन दूसरे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया और सीधा निशाना साधा पूर्व की अखिलेश सरकार पर। पूर्व की अखिलेश सरकार पर माफिया राज और गुंडा राज को समर्थन देने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि अगर योगी सरकार दोबारा आई तो डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। तो क्या यह दूसरे चरण में एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा? आइए देखते हैं। कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साइकिल और हैंडपंप भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करेगा, ये शुरुआती है। बड़े बड़े माफिया जो पहले धमकीबाज थे,
आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उनकी पूरी गर्मी को अपना वोट देकर के शांत कर रही है। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में जनता ने पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। लोकतंत्र के उत्सव में जनता ने जोर शोर से मतदान किया। इसी के साथ ही सियासी दलों के बीच जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। बिजनौर में दूसरे चरण के लिए प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत के साथ ही माफियाओं पर प्रहार करते हुए कहा कि जनता वोट के जरिए माफिया की गर्मी शांत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्य एक हाथ में विकास है तो दूसरे हाथ में माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। बुलडोजर की ताकत को देखा है ना। बड़े बड़े माफिया जो पहले धमकीबाज थे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उनकी पूरी गर्मी को अपना वोट देकर के शांत कर रही है। योगी को चुनौती देने वाले अखिलेश यादव ने गठबंधन के जीत का दावा किया है। साइकिल और हैंडपंप भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करेगा। ये शुरुआती है, परिणाम तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन आज 10 फरवरी है, शाम को परिणाम आ जाएगा कि गठबंधन की शिका बनने जा रही है। बिजनौर में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने पहले और अब की सरकार के फर्क को समझाते हुए कहा कि पहले महीनों तक कर्फ्यू लगता था, अब शांति के साथ कांवड़ यात्रा निकल रही है। आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कांवड़ यात्रा निकलती है। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। वे लोग व्यापारियों पर बम फेंकते थे, किसानों पर बम फेंकते थे, हमने तो कांवड़ यात्रा निकाल करके ही नारा दे दिया, हर हर बम बम। बमबाजी करने वाले दूसरे लोग की यात्रा में या जेल की यात्रा में जा चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, गुरुग्राम की सेक्टर 9 में बड़ा हादसा हुआ। हाईराइज बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर निर्माण के दौरान लेंटर गिर गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया, लिखा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, और मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम मौजूद है। मुख्यमंत्री खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए, लेकिन बड़ा हादसा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, कैसे निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है 5 से 6 लोग इसमें दबे हो सकते हैं और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिटेल पारदीसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में यह घटना हुई है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग में अभी तक किसी को यहां घुसने का इजाजत नहीं है। यहां के लोग ये बता रहे हैं कि अभी तक यहां पे किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि कितने लोग यहां पे जख्मी हैं या कितने लोग यहां पे दबे हुए हैं। आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये पैराडीसो यहाँ की बिल्डिंग का नाम है, देख रहे होंगे आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ। अंदर आपको कोई पता है कौन है यहाँ पे कितने लोग दबे हुए हैं? तकरीबन डी टावर में आप ये मान के चलिए 7th फ्लोर से लेके और 1st फ्लोर तक पूरा जो डाइनिंग एरिया है वो पूरा नीचे आ चुका है, और 4 फ्लोर पे फैमिली रहती है, जिसमें से जो अभी अंदर से खबर भी आई है कि 2 तो डेथ हो चुकी है और 3 से 4 लोगों के और दबे होने की उम्मीद है अभी अंदर। अच्छा, ये अंदर, और ये मामला तकरीबन अंदर क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं आप लोग? अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अब अंदर अब पुलिस फोर्स आ चुकी है, अब अंदर सारे लोग भीड़ जमा कर देंगे तो अंदर जो एनडीआरएफ की टीम आई है वो कैसे काम करेगी? फिर देखो, हमें कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। जो हादसा हुआ इसमें कहीं ना कहीं बिल्डर की कमी है, गवर्नमेंट की भी कमी कह सकते हैं। जो ओसी वो अप्लाई करती है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को पास करते हो तो उसमें आप क्या मटेरियल यूज हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। अब ये हादसा तो हो चुका है, अभी तो अंडर एनडीआरएफ की टीम है, वो अपना काम कर रही है। उसके बाद में और क्या अंदर खाते की बात है वो तो समय आने के बाद पता चलेंगी। और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। क्यू ऐप के लोगों के लिए हमने आज सवाल पूछा था, फॉलोअर्स के लिए सवाल ये पूछा था कि क्या अदालत के फैसले तक हर पक्ष को हिजाब के विवाद पर खामोशी बरतनी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। 86% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 14% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, बड़ी खबरों के लिए हम फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।